नारायण। आज हम लोग एक बहुत ही और एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, जिसका नाम है टिश्यू। इसका क्या नाम है? टिश्यू। इसके पहले जो हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जिसको हम लोग फिनिश किए थे, उसके बाद जो हमारा आज का एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो चैप्टर है, उसका नाम क्या है? टिश्यू। ठीक, टिश्यू क्या होता है? देखो, टिश्यू होता क्या है कि जो हमारे पास सेल है, जो हमारे पास क्या है? सेल है। सेल ग्रुप ऑफ सेल्स बोल लो, ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, सिंगल सेल्स। ठीक, और टिश्यू बना करके क्या करते हैं? पार्टी नहीं करते हैं, वो टिश्यू बना करके एक फंक्शन, स्पेसिफिक काम को अंजाम देते हैं। जैसे अगर मेरी ये 5 फिंगर्स, 5 सेल्स हैं, तो ये मुट्ठी क्या हो गया? टिश्यू हो गया। और इसका अब फंक्शन क्या हो गया? मारना। समझे? बहुत सारे जब सेल्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब हमारे पास तो बहुत सारे तरीके के सेल्स हैं, है ना? हमारे पास बहुत सारे तरीकों क्या है? सेल्स हैं। तो क्या वो सभी सेल्स मिलकर के कोई ना कोई टिश्यू बना रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, सभी सेल्स मिलकर के कोई ना कोई क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। और टिश्यू क्या कोई ना कोई काम को अंजाम दे रहा है क्या? हाँ, वो कुछ ना कुछ को काम को क्या कर रहे हैं? काम करने में हमारी बॉडी क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमारे पास, अगर मेरे पास जो मेरा मस्कुलर टिश्यू है, तो उसके पास मसल्स वाले क्या होंगे? सेल होंगे। अगर जो जाइलम का सेल है, जो प्लांट्स वगैरह में जो जाइलम होता है, देखो प्लांट्स में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ लेंगे जो जाइलम और फ्लोएम है। तो जो मेरे पास जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम क्या काम करता है? क्या ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं क्या? खाना पानी, दाना पानी के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स या तो आपके हो सकते थे यूनिसेलुलर, है ना, और एक आपके ऑर्गेनिज्म हो सकते थे कौन से? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके हो सकते थे। ये दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहे हैं ये कुछ तो कह रहे हैं। यूनिसेलुलर ये कह रहा है कि मेरा एक मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मैं अकेला ही सब काम करने में क्या हूँ? मतलब कैपेबल हूँ। मैं अकेले खाना खा सकता हूँ, अकेले यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब सर्वाइव करने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, उनके पास वो है। तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? राइबोसोम से। तो उनके पास राइबोसोम्स है बेचारे के पास। तो देखो, जो यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर के पास सब काम तो सही से हो ही रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब यूनिसेलुलर से काम हो ही रहा था, मल्टी सेल की जरूरत क्या है? अच्छा देखो, मान लो कि कोई घर में एक ही व्यक्ति है, घर में क्या है? कोई एक ही पर्सन है, सब काम उसी को करना है, तो तंग नहीं हो जाएगा? तो क्या करेगा? 2-4 नौकर को रख लेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या किए कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला। मतलब बहुत सारे जब काम था, जब एक उतने से काम नहीं फड़ आया, तो ये सेल्स का क्या बनाइए? ग्रुप बनाए। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हमें देखना है, आंखों का इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर है,
सुनना है कानों का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से वहाँ अगर जाना है तो हम पैरों का इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लो कि कहीं पे गए हैं कुछ काम से लड़ाई हो गया तो हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, है ना। कुछ सोचना है, एग्जाम्स टाइम चल रहे हैं, अभी बोर्ड चल रहे हैं, तो दिमाग को काम पे लगाए हुए बच्चे लोग, हालांकि अभी तो काम करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि साल भर से जंग लगा हुआ था ना। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है, मतलब बॉडी का जो साइज है वो क्या हुआ, बढ़ गया। जब सेल्स एग्रीगेट होंगे, सेल्स और पास पास आएंगे तो क्या होगा, वो उनका साइज बढ़ेगा। जब बॉडी का साइज क्या है, बिग है, तो काम भी क्या है, ज़्यादा है, और एक सेल बेचारा खुद से काम कर नहीं पा रहा है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने क्या बना लिया अपने पास, टिश्यू बना लिए। अब टिश्यू बना लिया तो देखो, जब टिश्यू बनते हैं तो उनमें होती है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि मतलब अब वो काम करेंगे जो वो इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे थे। अगर मान लो एक घर बनाना है तो एक इंडिविजुअल को कह दो घर बनाने के लिए तो वो मर जाएगा बेचारा, घर नहीं बना पाएगा। एक कंपनी चलानी है तो आपको क्या लगता है, कंपनी के मालिक कंपनी को चलाते हैं क्या, नहीं, वो तो सिर्फ प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्लानिंग को अगर एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो आपको कहीं ना कहीं लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक वो आपके एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। जित और देखो मल्टी सेलुलैरिटी से मतलब इफिशिएंटली काम अच्छे से हो पा रहा है, क्योंकि देखो अगर जैसे मान लो कि मशीन जितना कॉम्प्लेक्स होगा, पहले क्या था कि जो 1 MB की मेमोरी आती थी, 2 MB की मेमोरी आती थी, 5 MB की जो हार्ड ड्राइव आती थी, मतलब ये बड़े बड़े आते थे। अभी मोबाइल में हम लोग 256 GB लेकर घूम रहे हैं, उतना छोटा है, लेकिन वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ। जब कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसकी इफिशियंसी बढ़ी, उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे कि मान लो मेरे पास हार्ट है, हम सबके पास क्या है, दिल है। दिल का क्या काम है, ब्लड को पंप करना, सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करना, ब्लड को भेजना। हमारे पास जो पेट है, भर दिन भर भर पेट कुछ भी हम लोग खाते रहते हैं, उसका क्या काम है, डाइजेशन करना। अब कहीं मान लो रोड पे जा रहे हैं और कहीं आपका दिमाग बिगड़ गया तो यहाँ से वहाँ भटक जाएंगे, तो हमारे पास ब्रेन भी है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखना, नहीं दुकान में सामान लेने आए हो और सामान लेकर सीधे कहाँ पे जाना है, घर जाना है। अब देखो, हाँ, तो डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन्स है, अलग अलग बॉडी के जो टिश्यू हैं उन सबको काम का क्या कर दिया गया है, बंटवारा दे दिया गया। और नहीं तो मान लो कि अगर एक ही सेल रहता तो खाना मतलब पचाना भी उसी का काम है, हर मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसी को करना होता है। अब एक के व्यक्ति को यहाँ दौड़ाओ, वहाँ दौड़ाओ, 4 जगह दौड़ाओ, तो एक ही व्यक्ति दौड़ दौड़ के थक नहीं जाएगा जी वो, है ना। चलो देखो, डिवीजन ऑफ लेबर से इफिशियंसी काम की बढ़ती है। अब देखो जैसे कि मेरे पास जो टिश्यू है, हमारे पास धरती पर 2 ही चीजें तो देखने को मिल रहा है, एक तो आपको देखने को मिल रहे हैं प्लांट और एक आपको देखने को मिल रहे हैं एनिमल। तो हमारे पास 2 टाइप्स के ब्रॉड कैटेगरी में अगर बांटोगे तो 2 टाइप्स के टिश्यू देखने को मिलेंगे, एक होगा प्लांट का टिश्यू और एक होगा एनिमल का टिश्यू। मतलब 2 ही तो हैं, जानवर में आदमी को ले लो, शेर को ले लो, बाघ को ले लो, गधे को ले लो, कुत्ते को ले लो, जो समझ लो वो सभी क्या है, जानवर है। प्लांट्स में अगर देखोगे तो प्लांट्स में क्या है, आप बड़े बरगद का पेड़ ले लो, लौका का ले लो, भिंडी का ले लो, घास ले लो, वो सभी के सभी किस में आ गए, प्लांट्स में आ गए। तो ब्रॉडली 2 तरीके के टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, वो है एक प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आ गया 3 कैटेगरी में क्या है, बट गया है। कौन कौन सा, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक है, एक है परमानेंट और एक है प्रोटेक्टिव।
देखो ये 3 तरीके के हैं हमारे पास प्लांट्स में। जो मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगे, ये बेचारे कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। डिवाइड करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। बायोलॉजी में क्या है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि हम लोग का जो क्या होता है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो मैथ में जब इंटरेस्ट नहीं रहता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं। और बायोलॉजी में जो मैथ है उसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैथ्स और बायोलॉजी को, अगर बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सेम कर लेते हैं कि हाँ चलो तुम्हारा डिवीजन का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, डिवीजन होगा। अब देखो ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे। जब लगातार नए वाले सेल्स बन रहे होंगे, जब लगातार नए वाले सेल्स बन रहे हैं तो क्या ये ग्रो करने में प्लांट को हेल्प करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये प्लांट्स को ग्रो करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जो नए नए पत्ते देखने को मिलते हैं, नए नए ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, और मतलब इसी से क्या होता है, नए वाले जो प्लांट्स के सेल्स हैं वो बन रहे। क्यों? क्योंकि इनका काम ही कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ये डिवाइड करते रहते हैं। जो हमारा रूट लंबा होगा, पहले पेड़ बहुत छोटा रहता है, फिर पेड़ क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो जब उसका पेड़ का साइज बढ़ा तो कहीं ना कहीं वो सेल्स उनमें क्या हुए और एक्यूमुलेट हुए। जो उनके पास सेल्स आया वो सेल्स कहाँ से आया, हम आपको सेल्स वहां पे इंजेक्ट करने गए नहीं थे कि ये लो थोड़ा सा 2 किलो सेल है तुम काम चलाओ इससे, ऐसा तो हुआ नहीं था। वो मेरिस्टेमेटिक जोन से ही आता है, यहाँ पर सेल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस बनते रहते हैं। अब देखो ये मेरिस्टेमेटिक में भी 3 तरीके के हैं यहाँ पर। एक है आपके अपाइकल मेरिस्टम और एक है आपके इंटरकैलरी और एक है आपके लेटरल। देखो एक होता है RAM रूट अपाइकल मेरिस्टम, एक होता है SAM सूट अपाइकल मेरिस्टम। अब देखो जो रूट अपाइकल मेरिस्टम है वो रूट के टिप पे होगा, जो सूट अपाइकल मेरिस्टम है वो सूट के टिप पर होगा। यानी कि जो ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये रूट और सूट के टिप पर क्या होता है यहाँ पर। इसका काम है ग्रो करवाना। अब देखो प्लांट में ग्रोथ जो है 2 तरीके के देखने को मिलता है। एक ग्रोथ वैसा हुआ कि प्लांट की जो है हाइट ऐसे बढ़ गई। अब प्लांट दूसरा जो प्लांट हुआ वो हुआ कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ गई। यहाँ पर प्लांट की लेंथ में बढ़ोतरी हुई और यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई। ग्रोथ का मतलब होता है मोटाई। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मोटाई। यानी कि प्लांट पहले बढ़ता है और फिर धीरे धीरे अब प्लांट क्या होता है, मोटा होने लगता है। तो वो कहते हैं कि जो अपाइकल मेरिस्टम था वो प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, ना कि उसकी ग्रोथ को। जब लेंथ बढ़ता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जब सिर्फ लेंथ बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि 1 डिग्री बोलते हैं। अब देखो चूंकि हर एक प्लांट पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, लंबा होते जाता है। हर एक प्लांट पहले क्या होता है, छोटा होता है। ऐसा थोड़ी है कि जो तार का पेड़ होता है, खजूर का पेड़ होता है, वो मतलब वो शुरू से लंबा है, नहीं। पहले वो एक छोटा रहता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि हर एक प्लांट क्या होता है, लेंथ में तो इंक्रीज वो करता ही करता है। यानी कि जो हमारा अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करेगा, हर एक प्लांट में, मतलब लगभग सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगा। क्या करेंगे ये काम, ये नए वाले आपके ब्रांचेस बनाएंगे, नए वाले आपके लीफ बनाएंगे, समझे। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बेचारा कहाँ है, स्टेम के बीच में।
लीफ के बेस में ये देखने को आपको मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेंगे? टिप पे मिलेंगे। किसके टिप पे? ये आपको रूट के टिप पे मिलेंगे और ये शूट के टिप पर मिलेंगे। इंटरमेस होता है बीच में। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको कहाँ पे? स्टेम के बीच में मिलेंगे, साथ साथ लीफ के बेस पर ये मिलेंगे। और तो और ये भी लेंथ में ही बढ़ोतरी करवाएंगे, ये गर्थ नहीं बढ़ाएंगे, ये भी क्या करेंगे? लेंथ में ये इंक्रीज करेंगे। जब ये लेंथ में इंक्रीज कर रहा है तो कहते हैं प्राइमरी। तो ये भी क्या करेगा? प्राइमरी ग्रोथ ही आपको शो करेगा। अब देखो मजे की बात यह है कि अगर ये लीफ के बेस पर है या फिर स्टेम को ग्रो करवाने में ये फटाफट क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। मजे की बात यह है कि घास देखते हैं, घास को आज काटा और फटाक से क्या हो जाता है? ग्रो कर जाता है। तो ये ग्रासेज में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ग्रासेज में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, मोर इन ग्रास। अब ग्रासेज में ज्यादा देखने को मिलेंगे तो ये दिखाते हैं फास्ट ग्रोथ, ये दिखाते हैं अपाइकल मेरिस्टेम ग्रोथ दिखाते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या दिखाते हैं आपको? फास्ट ग्रोथ दिखाते हैं। लेटरल मेरिस्टेम का नाम से ही हो रहा है कि ये स्टेम और रूट के साइड में होते हैं। ये बेचारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए। प्लांट की क्या बढ़ाएंगे? मोटाई बढ़ाएंगे। ठीक, अब देखो कौन सा प्लांट मोटा होगा? क्या जो लौकी का प्लांट है उसको आप लोग तोड़ करके ले जाएंगे कारपेंटर के पास या बढ़ई के पास ले जाएंगे क्या कि इसका हमको चौकी और खटिया बना दो? बढ़ई आपको हम कह रहे हैं कि वो मतलब आरी बसुरा चला के मार देगा, समझे? छोटे छोटे और क्या घास मोटा होकर के वो मतलब लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा बनेगा क्या कि आप उसको 100 मिल पे ले जाएंगे, जहाँ लकड़ी चिराता है उसको 100 मिल बोलते हैं। ठीक, वहां पर ले जाकर के पटरा चिरवाएंगे और घर पे लाकर उसका फर्नीचर बनवाएंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है वो गर्थ को बढ़ाएंगे। अब अगर गर्थ को बढ़ाएंगे तो वो जो वुडी प्लांट्स हैं, आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये सभी में क्या होंगे? लेटरल मेरिस्टेम भर भर के देखने को मिलेगा। और ये प्लांट्स में गर्थ को इंक्रीज करने के हेल्प करते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं, और इसीलिए इनके पास जो गर्थ को बढ़ाए ना उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ इसको बोलते हैं। मजे बात यह है कि ये स्टेम की मोटाई को बढ़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है। समझे पर? अब देखो मेरिस्टेमेटिक में कितने थे? 1, 2 और 3। अगर मूव करते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ, प्लांट में 3 थे ना, एक मेरिस्टेमेटिक था, एक परमानेंट था और एक क्या था? प्रोटेक्टिव था। तो जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू ये क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू ये होते हैं कि मतलब पहले ये ग्रो किया, ग्रो करने के बाद में ये मैच्योर हुआ। अब जैसे ही ये मैच्योर हुआ तो अब इसका काम फिक्स कर दिया गया कि देखो तुम अब बड़े हो गए हो तो तुम ज्यादा इधर उधर भटको मत, तुमको एक काम दे दिया गया है फिक्स। ऑफिसेज में देखते हो जो छोटे छोटे अभी नए नए फ्रेशर्स होते हैं उनको बहुत डराया जाता है कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये काम कर लो वो काम कर लो, फलना चिलना सब काम कर लो। लेकिन वहीं पे जो बेचारा बहुत दिन तक वहाँ पे चप्पल घिस लिया है, अब उनको क्या कहते हैं, जो मतलब एक पोस्ट पे चला गया उसका अब ज़्यादा कुछ काम नहीं है, अब उसको एरिया मैनेजर का काम दे दिया जाएगा कि तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ जा कर के बच्चे लोगों पर क्या करनी है? निगरानी रखनी है। वैसे ही जो मेरे पास परमानेंट टिश्यू है ये क्या क्या है कि ये अब डिवाइड करना बंद कर दिया है, अब ये मैच्योर हो गया है, इसका एक फिक्स काम दे दिया गया है। फिक्स काम कैसे कि तुम स्टोरेज वाला काम संभाल लो, तुम सपोर्ट करने वाला काम संभाल लो, वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट में तुम पानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लो, फूड का ट्रांसपोर्ट वाला देख लो, अगर और कुछ काम नहीं तो तुम प्रोटेक्शन वाला काम देख लो कि हाँ चलो सेफ्टी प्रोवाइड करो, है ना। अब देखो जो परमानेंट प्लांट टिश्यू है, परमानेंट में 2 है, एक है आपके पास सिंपल वाले और एक है आपके पास कॉम्प्लेक्स वाले।
सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू वो है जो कि एक ही तरीके के सेल्स से मिल करके बने होते हैं, तो उनको बोलते हैं सिंपल वाले। कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि अगर मान लो कि एक मशीन है, वो कहेंगे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, यानी कि हमको यह पता है कि उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स क्या की गई हैं, उसमें इंक्लूड करी गई हैं। जब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं तभी वो क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स हुआ है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं वो वहाँ पे क्या होंगे, मतलब उसमें भरे पड़े होंगे। जो सिंपल परमानेंट है, जो आप पढ़ते हैं ना, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, वो यही सिंपल परमानेंट वाले में आते हैं। तो सिंपल परमानेंट में क्या है आपका, सिंपल परमानेंट में आया आपका पैरेंकाइमा, एक आपका है क्लोरेंकाइमा, कोलेंकाइमा है, और क्या है, स्क्लेरेंकाइमा है। ये तीन तरीके के काइमा आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। देखो जो, और ये हाँ, ये तीनों ही सिंपल परमानेंट में, कॉम्प्लेक्स में अभी ये वाला नहीं है, ठीक। तो जो पैरेंकाइमा है, पैरेंकाइमा प्लांट्स में सबसे ज्यादा भर भर के मिलेंगे। बेचारे होते हैं कौन से वाले, पैरेंकाइमा होता है लिविंग, लिविंग वाले सेल्स से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है। इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है। अगर इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस है, अगर स्पेस है तो क्या ये कुछ रख सकते हैं क्या अपने पास? हाँ रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? तो जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड चीजें, फूड और वाटर, जो भी चीजें होगा वहां पर ये स्टोरेज में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे ये पहले समझ लो। जो पैरेंकाइमा वाला है आपको लीफ में देखने को मिलेंगे, स्टेम में, रूट में, फ्रूट में, यानी कि लगभग प्लांट्स के सभी सॉफ्ट पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। कौन से आपके, पैरेंकाइमा देखने को मिलेगा। फूड के स्टोरेज में हेल्प कर सकता है, वाटर के स्टोरेज में हेल्प कर सकता है। फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा उसको बोलते हैं क्लोरेंकाइमा, ना कि कोलेंकाइमा। ये होता है कोलेंकाइमा, यह क्लोरेंकाइमा। गैस के एक्सचेंज में हेल्प ये कर सकते हैं। अब देखो गैस के एक्सचेंज की अगर हम बात की, हेल्प करने की, तो गैस का एक्सचेंज कब होगा, अगर गैस का अगर एक्सचेंज है, यानी कि क्या वहां पर हवा रहने का जगह है क्या? हाँ। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो भी प्लांट्स पानी में हो रहे हैं, उनमें ये फ्लोटिंग में क्या करेंगे, आपके हेल्प करेंगे। हीलिंग रिपेयरिंग में भी पैरेंकाइमा क्या होता है, हेल्प करता है। हीलिंग रिपेयरिंग का मतलब है कि मान लो कोई टूट गया, फूट गया प्लांट्स में पार्ट, तो उसमें क्या करेगा वो, ऐसा थोड़ी है कि मान लो कोई एक जिसके ब्रांचेस टूट गई तो पूरा प्लांट अब सड़ने लगेगा, ऐसा तो है नहीं। प्लांट भी मतलब अपने आप को हील और रिपेयर में हेल्प ये करते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास कोलेंकाइमा है, कोलेंकाइमा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। देखो फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट से क्या है, जैसे कि अगर मान लो कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, झुक सकते हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो जैसे ही झुकाने की कोशिश करी जाएगी तो वैसे ही क्या हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे। प्लांट्स के जो ब्रांचेस हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, प्लांट्स के जो स्टेम को छोड़ करके, स्टेम भी तो फ्लेक्सिबल होता ही है, हालांकि हमें भले उतनी एनर्जी नहीं है कि हम उसको झुका सकें, लेकिन अगर प्लांट के जो ब्रांचेस हैं अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं तो जैसे ही आंधी तूफान आता, सारे के सारे ब्रांच एकदम क्या हो जाता है, सब भड़क जाते हैं, तो उसमें वो टूटते नहीं है, क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो ब्रांचेस हवा में भी क्या होता है, ऐसे ऐसे हिल डुल लेते हैं बेचारे। इनके जो सेलवल होते हैं, इनके सेलवल के पास सेलुलोज और पेक्टिन होती है। सेलवल क्या है, सेलवल सबसे बाहर वाला एरिया है। सबसे बाहर वाला जो एरिया, जो सबसे बाहर वाला चीज होता है वो ऑटोमेटिक कुछ करे या ना करे, कम से कम प्रोटेक्शन में तो हेल्प
करता ही है। जो हमारे पास पैरेंकाइमा था, पैरेंकाइमा के पास तो इंटरसेलुलर स्पेस था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, कोलेनकाइमा के पास कम होता है, लेस इंटर सेलुलर स्पेस। अगर स्पेस ही बेचारे के पास कम है तो ये स्टोरेज वाला काम कहाँ से करेगा, इसीलिए इसको काम दे दिया गया कौन सा, तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला और सपोर्ट वाला काम यहाँ पर संभालो। कहाँ पर होंगे, लीफ के स्टॉक में। पत्ती एक देखो जैसे ये पत्ती है, तो पत्ती के पास से जो ये आपको लंबा सा डंटी निकला उसको बोलते हैं पेट्योल, उसको क्या बोलते हैं, पेट्योल बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल है तभी तो पत्ती टूट के गिरता नहीं है, और इतना जब अंदर पानी गिरता तब तो पूरा का पूरा पेड़ का जो किचन था, लीफ को ही तो किचन बोलते हैं, पूरा का पूरा जो पेड़ का किचन था उसको तो क्या हो जाना चाहिए था, साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे वो फ्लेक्सिबल है तो वो टूट आराम से वहां पे नहीं पा रहा है। जो अभी नए नए स्टेम बने हैं प्लांट्स में, आप सोचो कि ऐसा होता कि प्लांट्स का नया स्टेम बन रहा है और स्टेम बनने के साथ ही क्या हो जा रहे हैं, सब वहाँ पे स्टेम भड़क जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे ही तनी मुनी हवा पानी बह रहा है ना, सारे ब्रांचेस क्या हो जा रहे हैं, वो टूट फूट जा रहे हैं। तो सारे ब्रांचेस टूट फूट ना जाए तो वहाँ पर क्या है, वो बेचारे बने हुए हैं। लीफ मार्जिन्स पे भी ये कोलेनकाइमा होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। मतलब ये ज़्यादातर उस पार्ट में देखने को मिल रहे हैं जो ग्रोइंग पार्ट है। क्यों? जब पार्ट ग्रोइंग होता है, जैसे कि मान लो छोटा बेबी है, बात को समझेंगे, लिखने पे नहीं सुनने पे ध्यान देंगे, समझने पे ध्यान देंगे कि जो मेरे पास नया नया मान लो एक बेबी है, अगर नया बेबी है तो वो बाहर के स्ट्रेस को उतना झेल नहीं पाएगा। प्लांट्स के लिए जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है क्या होगा, बहुत हो तो सुखाड़ हो सकता है, हाँ ड्रॉट हो गया, या फिर जो सनलाइट वगैरह वाला हो गया कि भरपूर सनलाइट मिला, जितना सनलाइट मिलना चाहिए तो उतना सनलाइट से बहुत ज़्यादा मिल गया, तो सनलाइट से बचने के लिए वहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन वाटर का सप्लाई कर दिया गया कि अपने आप क्या रखें, ठंडा रखें। अब देखो जो एक बच गया फैक्टर कि मान लो कि नीचे अब कुछ लेकिन पहुँच गया, होता है लेकिन, तो ढेला लेके पहुँच गया, आम टूटे लगी। अगर प्लांट के जो लीफ है उसके पास अगर मतलब फ्लेक्सिबल पेट्योल नहीं होगा तो आम तो 10 ढेला मारोगे तो एगो तो आम टूटता है। मान लो कि आम के अगर तुम बगीचा में चल गए तो 10 ढेला मारोगे तो एगो आम क्या होगा, गिरेगा, अब बाकी खाली पत्ते गिरता है, पत्ता वो ढेर नहीं गिरता, ढेला एक पट्टी से मारोगे वो पट्टी जाकर के ढेला क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब देखो मजे की बात यह कि अगर लीफ वहां पर फ्लेक्सिबल नहीं होता है तो आम गिरे चाहे ना गिरे तुम तो पेड़ का पूरा पत्ता झाड़ देता सब यार, है ना। तो इस तरीका से फिर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट प्रोवाइड किया तभी तो प्लांट्स सीधे खड़े हैं। सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में हेल्प करता है, नहीं तो अगर मान लो कि सपोर्ट नहीं करता तो हवा बहता और पेड़ आराम से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। एक है वहीं पे आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या कह रहा है कि ये डेड सेल्स से बने होते हैं। ये दोनों क्या थे, लिविंग वाले थे, और ये क्या है, डेड वाले हैं। डेड का मतलब ये नहीं है कि नॉन लिविंग, डेड का मतलब है कि पहले ये मैच्योर हुए हैं और बाद में क्या हुए, ये बेचारे डेड हुए हैं। अगर जो डेड है तो डेड मटेरियल है तो वो हार्ड होगा, क्या है ना, वो हार्ड होगा। जो हार्ड है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देखो जो डेड हो गया तो ये क्या हार्ड हो गया, और हार्ड होने के साथ साथ ये प्लांट्स को क्या करेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। अब देखो अब यहाँ पर प्लांट्स के पास थिक वाले सेल वॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिग्निन है, लिग्निन की यहाँ पर क्या है, मतलब एक लेयर बन गई है, तो इससे क्या हो जाएंगे, वो हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस है यहाँ पर अप्रोक्स 0, मतलब एकदम बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको स्क्लेरेनकाइमा, स्टेम में मिलेंगे, प्लांट के स्टेम में मिलेंगे। इतना मोटा मोटा होता है ना, दिखते नहीं है स्टेम, पकड़ नहीं आएगा। मजे की बात देखो, नारियल देखो, नारियल को जब ऊपर वाला जो फाइबर्स होता है, ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स को हटाने के बाद अंदर में एक होता है हार्ड लेयर जो एकदम टन होता है। पहले के जमाने में उसमें क्या करते थे कि पानी निकाल के पी गए लोग, अब बच गया जो ऊपर का कटोरी बच गया उसमें एक छेद कर देते थे,
और छेद करने के बाद उसमें क्या करते थे कि फिर अब मैदा डाल के और जलेबी छानने में क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो वो क्या होता है, एक वो स्क्लेरेंकाइमा होता है, वो हार्ड वाला लेयर। अखरोट खाते हैं, बाहर का आउटर सेल, नट्स के जो सेल होते हैं वो क्या है, वो आपके स्क्लेरेंकाइमा है। मतलब सीड कोड, आम खा लिए, आम का आठी जो बच गया स्क्लेरेंकाइमा हुआ। यानी कि जो हार्ड वाले लेयर्स हैं वो क्या है, स्क्लेरेंकाइमा वो बने हुए हैं। अब देखो जो स्क्लेरेंकाइमा था, स्क्लेरेंकाइमा में भी दो है यहाँ पर, कौन कौन से हैं आपके, एक है फाइबर और एक है स्क्लेरिड। एक क्या है फाइबर और एक क्या है स्क्लेरिड। क्या कर रहे हैं फाइबर स्क्लेरिड वाले, फाइबर जो ही बताया ना कि जो नारियल वाला, नारियल का जो हार्ड वाला लेयर है वो क्या होगा, वो होगा स्क्लेरिड हुआ। जो फाइबर्स हैं लंबे लंबे वाले, नारियल के बाहर वाला छिलका है ना, फाड़ते हैं जब नारियल तो ऊपर वाला छिलका फिर क्या करते हैं, फाड़ते हैं। जो हम लोग पीते हैं नारियल पानी, जो डाव मिलता है हम लोग को, वो क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला जो ग्रीन ग्रीन हम लोग देख रहे हैं, अभी तो वो मतलब सूखल नहीं है, तो सूखल नहीं तो आराम से उसको क्या करते हैं, स्मूथली काट देते हैं। लेकिन जब वही सूख जाता है तो उसको आराम से लेकर, चिमटा से लेकर क्या होता है, फाड़ना पड़ता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं आपको, ये उसको मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो बाहर वाला हार्ड सेल है, जो स्क्लेरिड्स कहते हैं, वो हार्ड सपोर्ट उसको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं। अथी देख, जैसे कि मान लो कि ये स्क्लेरिड है बेचारा, ये इरेगुलर शेप के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जूट जो फाइबर है, जूट देखते हैं बिहार में जूट होता है, जो जूट फाइबर होता है, जो नारियल के जो फाइबर्स हैं वो यही तो फाइबर्स हैं। यहाँ पर क्या है, वो स्क्लेरेंकाइमा है, ठीक। सिंपल क्या है, सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू है, समझे। और जो बेचारे स्क्लेरिड्स थे वो हार्ड वाले नट्स के क्या थे, कवर थे, समझे। यहाँ पर जो हमारे पास, अब देखो ये था सिंपल वाला, अच्छा इसको मिटाओ थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स वाले परमानेंट टिश्यू थे, देखो कॉम्प्लेक्स वाले परमानेंट टिश्यू क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये मतलब ये भी एक परमानेंट में का ही तो है। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट किसके हैं, परमानेंट के हैं। तो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। क्यों बोलते थे ना कि जो सिंपल परमानेंट है वो सेम टाइप के सेल वाले हैं, जो जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो डिफरेंट सेल से मिलकर के बने हुए। मतलब ये डिफरेंट सेल से मिलकर के बने हुए एक ही काम को क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। जैसे देखो ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं ये आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो आपके कॉम्प्लेक्स वाले हैं ज्यादातर किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन आखिर करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे या तो प्लांट का, या तो प्लांट कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे या तो फूड का, या तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे किस चीज का, वाटर का, है ना। तो अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको लेना पड़ेगा जाइलम। अगर फूड का ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको लेना पड़ेगा क्या, फ्लोएम। यानी कि जाइलम से जल का व्यवस्था करेंगे और फ्लोएम से फूड का व्यवस्था करेंगे। तो जो जाइलम भी अभी देखेंगे, जाइलम आगे 4 तरीके का है, ये फ्लोएम भी कम नहीं, फ्लोएम भी आगे 4 तरीके का है ना। तो मतलब कॉन्सेप्ट्स को ऐसे पढ़ेंगे लिंक करके कि आपको समझने में क्या हो, आसान हो। तो जो जाइलम है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर क्या करता है, हेल्प करता है। जो फ्लोएम है, फ्लोएम भी मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प ये करता है। जैसे कि देखो जो अब प्लांट्स अगर पानी को ऊपर भेज रहा है तो पानी के साथ साथ जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स को ऊपर ये भेज सकता है। तो जाइलम आपका वाटर में ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जाइलम जनरली डेड सेल्स होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेंकाइमा। जाइलम क्या होता है, ये जाइलम क्या है, मोस्टली डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेंकाइमा। जो फ्लोएम है, फ्लोएम में भी ज़्यादातर क्या है, डेड है। और इसमें क्या होता है, वो फ्लोएम पैरेंकाइमा का होता है, लेकिन फ्लोएम पैरेंकाइमा में क्या होता है, वो एक्सेप्शन केस होता है
या फ्लोएम देखेंगे ना तो अभी उसको देखेंगे, ठीक। तो जो जाइलम पैरेंकाइमा है इसमें एक एक्सेप्शन केस था और बाकी सभी क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। मजे की बात यह है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डेड है अगर तो ये बाकी कुछ काम तो करेगा नहीं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट ही प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है उसका जिम्मा कौन को दे दिया गया है, फ्लोएम को दे दिया गया है। ये मोस्टली लिविंग होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। ये क्या होता है, मोस्टली लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। यानी कि जाइलम वाले में ज्यादातर क्या होते हैं, डेड होते हैं, फ्लोएम वाले में ज्यादातर क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन था जाइलम पैरेंकाइमा और यहाँ पे एक्सेप्शन है कौन सा, फ्लोएम पैरेंकाइमा। अब देखो जो अभी हम बोले कि जो जाइलम है ये खुद बेचारे चार तरीके के भटके हुए हैं। चार तरीके में कौन का है, ट्रैकिड है, वेसल है, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा है। क्या है, ट्रैकिड है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा है। देखो जो ट्रैकिड होता है, जो वेसल्स होते हैं और जो जाइलम फाइबर होते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, जाइलम में एक है ट्रैकिड, एक कौन सा, हाँ वेसल है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पैरेंकाइमा है। देखो जो ट्रैकिड है, जो वेसल है और जो जाइलम फाइबर है, ये तीनों के तीनों ही लोला डेड है सब। ये तीनों का तीनों क्या है, डेड है सब। इसीलिए यहाँ पर पहले ही बता दिए हैं कि ये इसमें मोस्टली क्या है, डेड है, सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा को छोड़कर के। ये सिर्फ एक क्या है, लिविंग है। काम क्या है इनका, काम क्या है इनका, जो ट्रैकिड है, ट्रैकिड का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। और वेसल का भी काम है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रैकिड और वेसल ये दोनों का ही काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन ये वाला थोड़ा फास्ट ट्रांसपोर्ट करता है। वेसल्स क्या करते हैं, फास्ट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। और जो जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा है, जाइलम फाइबर आपके हेल्प करेंगे सपोर्ट में और जाइलम पैरेंकाइमा आपको हेल्प करेंगे किसमें, स्टोरेज में आपको ये हेल्प करते हैं। जो ट्रैकिड्स है ना, ट्रैकिड्स ज्यादातर ये जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक होते हैं। ट्रैकिड्स क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक है, तभी ये ज्यादातर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। क्यों, जो वाटर है, वाटर को प्लांट के मतलब किचन तक पहुंचाना है, लीफ तक पहुंचाना है, तो लॉन्ग सेल्स होते हैं ये। और ये हेल्प करते हैं किसमें, वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हेल्प ये करते हैं। ज्यादातर ये जिम्नोस्पर्म्स में देखने को ये मिलते हैं। जो वेसल्स हैं, वेसल्स भी क्या है, डेड है बेचारे। ये वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या ये फास्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या बोले ना कि जो ये वेसल्स है ये फास्ट ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों फास्ट ट्रांसपोर्ट इसलिए कर रहा है, जैसे कि मान लो देखो, अगर ये पाइप है, अगर ये एक पतला पाइप है तो इसमें से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा या ये इस चौले वाले से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जितना मतलब बड़ा पाइप होगा उसमें से उतना ही ज्यादा मटेरियल क्या होगा, पास होगा। तो ये ज्यादातर आपको देखने को इसको मिलेगा एंजियोस्पर्म में। जो ट्रैकिड है ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। जो वेसल्स हैं वो आपको ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। इनके वेसल्स के एंड वॉल्स ब्रोकन होते हैं। एंड वॉल्स ब्रोकन क्या है, देख लो आगे एक कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि मान लो कि ये है एक वेसल और ये है एक वेसल और ये है एक वेसल, ठीक। तो ये जो एंड वॉल्स है इसको बोलते हैं एंड वॉल्स। ये वाला ये ब्रोकन है तो सीधा सीधा पानी एकदम नॉन स्टॉप क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। उसमें बीच में कोई मतलब बाउंड्री लाइन नहीं बनी हुई है, समझे यहाँ पर। अब देखो जो फ्लोएम फाइबर था, जो सॉरी जो यहाँ पर फ्लोएम था, फ्लोएम भी यहाँ पर चार टाइप के बने हुए हैं। फ्लोएम भी कितने टाइप के हैं, चार टाइप के। एक है सीप ट्यूब है, एक है कंपेनियन सेल, एक है फ्लोएम फाइबर और एक है फ्लोएम पैरेंकाइमा। मजे की बात सुनो कि जो साइड ट्यूब है ये है लिविंग सेल। साइड ट्यूब क्या है, एक लिविंग सेल है, लॉन्ग ट्यूब लाइक
स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक, क्या काम करेंगे ये आपके काम करेंगे फूड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फूड के किस में, ट्रांसपोर्ट में। कॉम्पेनियन सेल है, ये क्या है, साइड ट्यूब है, साइड ट्यूब लिविंग है, कॉम्पेनियन सेल भी क्या है, लिविंग है। फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये तीनों का तीनों क्या है, ये लिविंग है। और फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या है, डेड। समझे? अब देखो क्या काम करेंगे, जो फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पैरेंकाइमा है ये आपके काम करेंगे सपोर्ट और स्टोरेज में। फ्लोएम फाइबर जो है ये आपके काम करेंगे किसमें, इस सपोर्ट में काम करेंगे, और फ्लोएम पैरेंकाइमा आपके स्टोरेज में ये काम करेंगे, स्टोरेज में, और ये सपोर्ट में काम करेंगे। ठीक, अभी देखो मजे की बात यह है कि जो साइड ट्यूब है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके एंड वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ पर तो सीधा बेचारा टूटा हुआ है, बीच में कुछ लाइनिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर पोर्स होता है। पोर्स का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स देखने को आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन फिर भी देखो बीच में क्या है कि ब्रेकर्स आ ही गए, तो जब ब्रेकर्स आ गए तो एकदम उतना अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बीच में भले माइनर ब्रेक ही हो, लेकिन बीच में क्या गया, ब्रेकर आ गया है, तो वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट वो कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो साइड ट्यूब है इनका मेन फंक्शन होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। साइड ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है आपका, यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट करना है। वहीं पे जो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल साइड ट्यूब से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, वो एनर्जी और सपोर्ट साइड ट्यूब को क्या करता है, वो प्रोवाइड करवाता है। जो फ्लोएम फाइबर है बेचारे, फ्लोएम फाइबर हाँ इसको कम लिविंग नहीं रखना, ये लिविंग है, डेड है। फ्लोएम फाइबर क्या है, ये डेड वाले हैं। जब डेड वाले हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और फ्लोएम पैरेंकाइमा ये लिविंग है। फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या है, ये लिविंग वाले हैं, और ये फूड स्टोरेज में हेल्प ये करते हैं, साथ साथ ये साइड वे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है साइड वे ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे कि मान लो कि देखो ये एक लॉन्ग ब्रांच है, ऐसे लंबा एक सेल है, तो ऐसे ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो ये भी इधर दिया सीधे, हम करेंगे साइड वे ट्रांसपोर्ट। ऐसे देखो इसको साइड वे ट्रांसपोर्ट, लेटरल ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो उधर भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमें आपस में पड़ती है। जो हाँ, तो जो ये फ्लोएम पैरेंकाइमा था ये लिविंग था, और इसका मेन काम क्या था, स्टोरेज के लिए। तो ये था प्लांट्स के टिश्यू के बारे में इतना सारा। तो यहाँ पर मूव करेंगे एनिमल टिश्यू की तरफ। देखो जो एनिमल टिश्यू है इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। टिश्यू का डिफिनेशन सेम रहेगा कि जो एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू भी क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना के क्या करेंगे, आपका एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट क्या था, काम था। खाना बनाने का काम अगर रूट को दे दिया जाए, और पानी लाने का काम भी रूट को दे दिया जाए, स्टोरेज का काम भी अगर रूट को दे दिया जाए, तो रूट तंग नहीं हो जाएगा। वो तो ना कहेगा कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है मेरी, है ना। तो वैसे ही जो एनिमल्स वाले सेल्स हैं, जो क्या है एनिमल्स के जो सेल्स हैं, ये भी क्या बना लिए है, अपना ग्रुप बना लिए। एनिमल्स वाले सेल्स क्या बना लिए, अपना ग्रुप बना लिया है। एनिमल टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर भी है, जो कि अलग, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं, ये काम करते हैं। जब अलग अलग सेल्स बनेंगे, सॉरी जब अलग अलग टिश्यू बनेंगे तो ग्रुप ऑफ टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। जो एनिमल टिश्यू है,
एनिमल टिश्यू भी कई तरीके के बनाए गए यहाँ पर। एनिमल टिश्यू में एक एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है और नर्वस है। कितने तरीके के हैं? 4 तरीके के हैं ज्यादा, मतलब ब्रॉड कैटेगरी में देखो तो जो एनिमल टिश्यू उनको 4 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा है। एक या तो एपिथेलियल टिश्यू हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं और नर्वस टिश्यू हो सकते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है कि ये बॉडी के सरफेस को क्या करता है, ये कवर करता है। जो हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स क्या है हमारे बॉडी में, जैसे कि मान लो कि किडनी है, लंग्स है, स्टोमक है, उन सभी की लाइनिंग बनाने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। क्यों? अगर देखो जो लाइनिंग बनाया, अगर मान लो कि बाहर कोई एक ऑर्गन है और इसके बाहर के ऊपर अगर एक लाइनिंग बनाए, तो क्या वो जो लाइनिंग था वो उसको सेफ्टी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये ऑर्गन्स की कवरिंग के साथ साथ बॉडी को प्रोटेक्शन भी क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करवाता है। यानी कि बॉडी का जो प्रोटेक्शन है और जो कवरिंग है, कौन काम करेगा, वो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, वो काम करता है। अब देखो, अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है तो अगर आप कमजोर रहिएगा तो फिर आप मतलब सही से आप हेल्प उसका कर नहीं पाइएगा। तो इसके लिए आपको होना पड़ेगा क्या, हार्ड होना पड़ेगा। हार्ड होने के लिए एकदम टाइट पैक रहेंगे ताकि बीच में थोड़ा सा भी स्पेस क्या हो, ना हो। तो यहाँ पर जो इंटरसेलुलर स्पेस होंगे वो लगभग 0 होंगे। जब इंटरसेलुलर स्पेस ही 0 हो गया तो जो सेल्स हैं, जो टिश्यू एकदम कॉम्पैक्टली क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। अब वो बाहर के चीजों को मतलब आसानी से क्या हो पाएंगे, झेल पाएंगे। ये होते हैं एवेस्कुलर। जो एपिथेलियल वाले हैं ये होते हैं एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मतलब इनके पास ब्लड वेसल नहीं है। जरूरी नहीं, देखो जिनके पास ब्लड वेसल नहीं होता है वो अपना नरिशमेंट कहाँ से लेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि जिनके पास ब्लड वेसल नहीं है उनको नरिशमेंट मिल ही नहीं रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। देखो जिनके पास भी ब्लड वेसल नहीं होता है वो क्या करते हैं बेचारे कि वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना नरिशमेंट क्या करते हैं, लेते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू अपना नरिशमेंट क्या करते हैं, वो ले रहे हैं। अब देखो कहाँ कहाँ मिलेंगे ये एपिथेलियल वाले, आपको मिलेंगे स्किन। जो हमारा स्किन है वो तो पूरा बॉडी का स्किन आउटर कवरिंग है। माउथ की लाइनिंग, हमारी माउथ की लाइनिंग में देखो, जब हमारे माउथ की लाइनिंग में है तो माउथ की लाइनिंग क्या कर रही है, कुछ ना कुछ मतलब सिक्रेट कर रही है। तो हाँ एक बात और समझ लो, एपिथेलियल टिश्यू इसके सिक्रीशन वगैरह भी हेल्प करेंगे, सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। तो कहाँ कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, क्या हमारे माउथ में, बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं क्या? हाँ, अगर हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, हमारे माउथ के सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा को रिलीज करते हैं। जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा को हमारे क्या करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं। कभी हाँ स्टार्च वगैरह का भी डाइजेशन सैलिवरी ग्लैंड्स में ही, बकल कैविटी से ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो देखो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, सलाइवा को रिलीज करते हैं। जो स्टोमक की लाइनिंग है वो भी डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस को क्या करता है, वो रिलीज करता है। स्टोमक की लाइनिंग, लंग्स है, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये किडनी ट्यूब्यूल्स छानने का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प ये करेंगे। यानी कि जो मेरे एपिथेलियल टिश्यू हैं क्या क्या काम करेंगे, वो उनका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में बड़ा होता है, ठीक, जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। सिक्रीट करने में,
सीक्रेट कौन करेगा? ग्लैंड्स करेंगे। सीक्रेशन क्या करेंगे? ग्लैंड्स करेंगे। देखो जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी होते हैं दो तरीके के, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। उनका भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक। तो जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स उनको बोलते हैं कि जो कुछ ना कुछ क्या करें, वो सिक्रीट करें। अब वो सिक्रीट क्या कर सकते हैं? कुछ मटेरियल सिक्रीट कर सकते हैं, या फिर वो हार्मोन का सिक्रीशन वो कर सकते हैं। फिर साथ साथ एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि बॉडी से वेस्ट का रिमूवल, बॉडी से वेस्ट का रिमूवल, वेस्ट रिमूवल। वेस्ट का मतलब होता है कचरा, जो अब मेरे किसी काम का नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्ट। उसको क्या करना है? रिमूव करना है। बॉडी में कोई भी फालतू का वेस्ट मटेरियल रखना नहीं, बॉडी इसको फटाफट क्या करता है? बाहर करता है। जैसे मान लो, और अगर बाहर नहीं हो पा रहा है तो बॉडी उसके खिलाफ अब क्या करता है? वो लड़ाई लड़ने लगता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो कि हम कहीं पे जाते हैं, कोई ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे मतलब धूल गर्दा बहुत उड़ रहा है, तो हम जब ब्रीद करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या चले जाते हैं? गंदगी चली जाती है। गंदगी चली गई तो हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री हो गई। हमारे बॉडी के अंदर क्या हुई? फॉरेन पार्टिकल्स की क्या हो गई? एंट्री हो गई। अब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को रहने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में तो भर भर के ऑर्गन्स भरे हुए हैं, उनका खुद का रहने का मतलब लाले पड़ा हुआ है। तो बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को क्या किया जाता है? एकदम रोक लगाया जाता है। अगर एंट्री हो गई गलती से तो उनको फटाफट लात मार के क्या करना होता है? बाहर करना होता है। उसके लिए बॉडी चाहे जो करे, भले सर्दी खांसी बुखार कहे ना कर दे, लेकिन उसको क्या करेगा? फाइनली बाहर करके ही वो मानेगा। तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, साथ साथ फिल्ट्रेशन में ये हेल्प करता है। फिल्ट्रेशन मतलब किडनी छानने वाला काम, मतलब हाँ, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। देखते हो 5-6 लीटर का ब्लड है, बार दिन फिल्टर होते रहता है सब, पता नहीं कितना फिल्टर करेगा सब। अब देखो जो इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू खुद यहाँ पर 3 टाइप का है। एक है सिंपल इपिथेलियम, एक है स्ट्रेटिफाइड और एक है ग्लैंडुलर। जो इपिथेलियम है वो 3 तरीके का है। एक है सिंपल वाला इपिथेलियम, एक है स्ट्रेटिफाइड वाला, और एक है कौन सा? ग्लैंडुलर वाला। तीन तरीके के इपिथेलियल टिश्यू हैं। एक है सिंपल वाले, एक है ग्लैंडुलर वाले, और एक है आपके स्ट्रेटिफाइड वाले। स्ट्रेटिफाइड का मतलब कहता है स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे लाइनिंग देखने को मिलता है, ठीक। लाइनिंग नहीं समझे? ऐसे ऐसे स्ट्रेटिफाइड वाले में ऐसे ऐसे लाइनिंग देखने को मिलता है। देखो जो सिंपल इपिथेलियम है वो एक लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर का होता है ये सिंपल, तभी तो इसको सिंपल बोला गया है। सिंपल वाले कितने लेयर वाले हैं? ये एक लेयर वाला है। देखो अगर एक लेयर वाला है तो क्या ये एक लेयर वाला पतला होगा क्या? हाँ बिल्कुल, एक लेयर वाले क्या होंगे? पतले होंगे। अब देखो अगर ये एक लेयर वाला है और अगर पतला है, तो अगर पतला है तो कोई भी चीज आसानी से उधर से इधर क्या हो जाएगी? आ जा पाएगी, यानी कि यहाँ पर डिफ्यूजन आसानी से हो पाएगा क्या? हाँ। अगर सिंगल लेयर का है तो यहाँ पर डिफ्यूजन आसानी से होगा। डिफ्यूजन के साथ साथ अगर बहुत सारे लेयर नहीं है, सिंगल लेयर, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी आसानी से क्या हो पाएगा? आराम से। साथ ही साथ फिल्ट्रेशन में भी क्या होगा? हेल्प करेगा। मान लो कि देखो तुम कोई एक कपड़ा लो, ठीक, कॉटन का कपड़ा लो, और मान लो कि धोती लो। अगर तुम एक धोती से लेकर के कुछ छान रहे हो, ठीक, अगर तुम धोती से लेकर के कुछ भी छान रहे हो, तो अगर एक बार ऐसे किया और छान दिया तो आसानी से छाना जाएगा। अब वहीं पे उसका ममोड़ चमोड़ के 20-25 लेयर का कर दो, पानियों नहीं छना पाएगा वहाँ पे, समझे? तो सिंगल लेयर का अगर है तो वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं। तो वहीं पे ये स्ट्रेटिफाइड वाले ये होते हैं मल्टीपल लेयर वाले। अगर ये स्ट्रेटिफाइड वाले अगर मल्टीपल लेयर के हैं तो ये हो जाएंगे मोटे, और अगर थिक हो गए तो ये अगर ये हो गए हैं मोटे तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन, समझे? अगर देखो थिक अगर लेयर है
तो क्या वो आपको बाहर के स्ट्रेस से बचाएगा? क्या फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रेस से क्या करेगा? वो बचाएगा। तो वो क्या दिक्कत मिल रहा है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल क्या होते हैं? मल्टीपल लेयर्स के होते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जो मेरे पास है ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर वाले क्या कर रहे हैं कि ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो सिक्रेशन में क्या करते हैं, सिक्रेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा स्वीट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, मतलब ये जो ग्लैंडुलर, नाम ही ग्लैंडुलर, समझ नहीं पा रहे हो, जो ग्लैंडुलर वाले हैं ये ग्लैंड्स में क्या करते हैं, ज़्यादातर वो देखने को मिलता है। तो स्वीट ग्लैंड में है तो पसीना रिलीज करेंगे, जो सलेवरी वाले हैं वो सलाइवा को रिलीज करेंगे। जो सिंपल एपिथेलियल है, बात ध्यान समझेंगे, जो सिंपल एपिथेलियल है उसमें खुद 4 तरीके के पड़ेंगे, बहुत तरीके, मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड है। आप सिर्फ ध्यान से देखते जाएंगे। देखो यहाँ पर जो सिंपल वाले हैं, सिंपल वाले में 4 तरीके कौन कौन से हैं? देखो सिंपल वाले में है 4 तरीके कौन से, और एक है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, सिलेटेड। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार। देखो जो मेरे पास स्क्वैमस वाले हैं और जो हाँ अभी चलो इसमें भी है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसी में तो आपको वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन देखने को मिलेगा। और स्ट्रेटिफाइड वाले में भी स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल और कोलुमिनार है। पहले सिंपल वाले की इन चारों क्या करते हैं, निपटाते हैं। देखो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ये क्या कर रहे हैं कि ये है थिन और फ्लैट, क्योंकि ये एक लेयर वाले थे ना बेचारे, ये चारों भी सिंगल लेयर वाले हैं, ठीक। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम वाला है ये एक लेयर वाला है, थिन है, फ्लैट है, तो आसानी से गैसेज के एक्सचेंज में या फिर डिफ्यूजन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। यहाँ पर मजे की बात है कि आखिर चीजों का डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? क्या हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का या फिर गैसेज का एक्सचेंज वगैरह हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। डिफ्यूजन वहाँ पे, अब जैसे कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स से जो ऑक्सीजन वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी मतलब जो हम हवा लिए तो ब्लड में गया, हवा गया, और तो जल्दी थोड़ी कि ब्लड में जाकर के सारा हवा यूज हो जाता, नहीं। अगर सारा हवा अगर यूज हो जाता तो हम सिर्फ हवा को इनहेल करते, एक्सहेल थोड़ी करते हैं, है ना, सिर्फ सांस लेते, सांस छोड़ते नहीं, है ना। तो आसानी से एक्सचेंज होता है वहाँ पर, और मतलब डिफ्यूजन भी वहाँ पर होता है। जो सिंपल क्यूबॉइडल, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाम में ही क्यूबॉइडल है, क्यूब लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प करते हैं। जो ये क्यूबॉइडल वाले हैं ये आपके सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपके हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन में। अगर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प कर रहा है तो ज्यादा कौन करेगा? तो ज्यादा ये सिक्रीशन वाला करेगा, ज्यादा ये क्या करेगा, सिक्रीशन वाला करेगा। कहाँ पे होगा? ये आपके किडनी में मिल जाएंगे आराम से, भर भर के किडनी ट्यूब्यूल्स में और ग्लैंड्स वगैरह में देखने को आराम से मिल जाएंगे। जो सिंपल कोलुमिनार है, अगर सिंपल कोलुमिनार तो ये लॉन्ग लंबे पिलर्स लाइक, घर में देखते हो 10 फीट के पिलर दिया जाता है, ये लॉन्ग पिलर्स लाइक होते हैं। इनका भी सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कोलुमिनार वाले क्या करते हैं, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प ये करते हैं। पंडित अगर ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प अगर ये कर रहे हैं तो यहाँ पर सिक्रेशन बेचारा ज्यादा कर रहा था, तो ये यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, कि मतलब कैसे मेंटेनेंस चलते रहे, ठीक। तो ये एब्जॉर्प्शन करेंगे। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, क्या ज्यादातर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्या? तो हाँ, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आराम से देखने को मिलेंगे। अब देखो जो मेरे पास सिलिएटेड वाले हैं, सिलिएटेड वाले क्या कर रहे हैं, क्या सिलिया जो है, सिलिया देखो कैसा होता है, ये सिलिया ऐसा हुआ, सिलिया कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर सिलिया मूव कर रहा है तो अगर मान लो कि मैं एक ट्रक पे बैठा हुआ हूँ, है, या फिर मान लो कि मैं एक ट्रैक्टर पे बैठा हुआ, या फिर कोई भी चलती हुई गाड़ी पे क्या क्या हूँ, बैठा हुआ हूँ। अगर मैं उस गाड़ी पे बैठा हूँ
तो अगर गाड़ी चलेगी तो क्या मैं भी गाड़ी के साथ साथ चलूंगा क्या? हाँ बिल्कुल चलूंगा सर, क्यों नहीं चलूंगा। तो वैसे ही जो सीलिया है, सीलिया जहाँ पे होगा वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट देखने को मिलेगा। मूवमेंट कहाँ पे होता है? क्या जो मेरा एल्वेलाई है वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर रहा है। फेलोपियन ट्यूब्स में फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड सिंपल इपिथेलियल देखने को मिलता है। फेलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है? मूवमेंट, तरह सिलिया वहाँ पर होता है। जो आपके नीचे वाला है ये स्ट्रेटिफाइड वाला, स्ट्रेटिफाइड में भी खुद तीन तरीके के, एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और एक स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम यहाँ पर है। स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कोलुमिनार है। स्ट्रेटिफाइड में सीलिया वाला यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ये फ्लैट सेल्स हैं, स्ट्रेटिफाइड वाले क्या फ्लैट सेल्स हैं और ये मल्टी लेयर्ड हैं। देखो अगर ये मल्टी लेयर है तो ये आपको प्रोटेक्शन करेंगे, वेयर एंड टियर से आपको क्या करेंगे? बचाएंगे। कहाँ पे होंगे? आपके स्किन पे, माउथ की लाइनिंग में होंगे। ठीक, जो स्ट्रेटिफाइड वाले हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड में भी क्यूबॉइडल वाले हैं। देखो मल्टी लेयर है। और स्ट्रेटिफाइड में कौन कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड में स्क्वैमस वाले हैं, क्यूबॉइडल वाले हैं और कोलुमिनार वाले हैं। ठीक, अब देखो जो मेरे स्ट्रेटिफाइड वाले हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल वाले हैं, वो बेचारे क्यूब लाइक हैं, नाम से ही पता चल रहा है वो कैसे हैं, क्यूब लाइक हैं। प्रोटेक्शन और सिक्रीशन करते हैं। अगर देखो सिक्रीट कर रहे हैं तो क्या वो स्वीट ग्लैंड हो सकते हैं क्या? हाँ, स्वीट ग्लैंड क्या करता है? पसीना। हमारे बॉडी पे स्वीट ग्लैंड्स हैं, तभी तो गर्मी के दिन हम लोग क्या करते हैं? पसीना रिलीज करते हैं। जो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार वाला है, ये कॉलम शेप के होते हैं। ये भी मतलब ये तो मल्टी लेयर, ये कुछ फ्यू लेयर्स में होते हैं, मतलब ये फ्यू लेयर वाले हैं। ठीक, ये मल्टी लेयर वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा लेयर वाले हैं। ठीक, ये कोलुमिनार वाले हैं। ये कॉलम से कहीं भी प्रोटेक्शन और सिक्रेशन में हेल्प ये करते हैं। कुछ जो ग्लैंड डक्ट्स हैं वहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि फायरेंक्स वगैरह में देखने को क्या करते हैं? मिलते हैं। ध्यान समझेंगे कि जो ग्लैंडुलर इपिथेलियम, नीचे वाला देखो, जो ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम है इसमें दो आते हैं, जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और जो एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं। एक्सोक्राइन और जो एंडोक्राइन, दो तरीके के ग्लैंड हैं। और ये एक है डक्ट वाला, एक है डक्टलेस। जैसे मान लो कि एक जगह नल से पानी गिर रहा है, अब नल चालू किए हुए हैं तो पानी बह के अंगना में जा रहा है, पाइप कुछ नहीं लगा है, तो वो कौन सा है आपका? वो है आपका एंडोक्राइन वाला। और जो एक्सोक्राइन वाला ग्लैंड है, एक्सोक्राइन क्या कर रहा है कि अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक लेकर के चीजों को वहां पर जा रहा है। मजे की बात है कि देखो, क्या एक्सोक्राइन के पास डक्ट है क्या? हाँ, एक्सोक्राइन के पास डक्ट का मतलब पाइप। ये मतलब कोई भी जो सिक्रेशन है एकदम मतलब अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक ले जाकर के क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। बॉडी सरफेस या फिर कैविटी में ये आराम से रिलीज करते हैं ये। हाँ, और ये मतलब एक कोई लोकल एरिया पर ये क्या करते हैं? काम कर, जैसे कि मान लो जो स्वीट ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है। स्वीट ग्लैंड कहाँ पे हमारे बॉडी सरफेस पर होता है। जो सैलिवरी ग्लैंड है हमारे माउथ के अंदर, वो क्या करता है? वो सलाइवा को रिलीज करता है। वहीं पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अक्सर हार्मोन्स रिलीज करने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वहीं पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कर रहा है? स्वीट ग्लैंड है, पसीना रिलीज कर रहा है, सलाइवा, म्यूकस, स्वीट, सलाइवा, एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं। अब देखो, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसके पास तो मतलब एथी है नहीं, डक्ट है नहीं, तो पूरे बॉडी पर इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर क्या कर रहा है? वहां पर अपने जो सिक्रेशन उसको क्या कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है। तो ये लोकल एरिया पर ही काम ये करेगा। जैसे कि मान लो कि एक जंगल है, ठीक, और एक जंगल में एक स्पेसिफिक जगह पे जा करके आग लगाया गया, ठीक, तो
वहाँ के एरिया क्या हो गया, ज़्यादा बर्बाद हो गया। और एक है कि नहीं, ऊपर ही से आग के गोला बरस गया, पूरा का पूरा जंगले तबाह हो गया, है ना। तो वैसे में है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा तो वो आराम से पाइप ले करके जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड वाले के पास पाइप नहीं है बेचारे के पास, समझे पर। अब देखो, एक है आपका कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल के बाद कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करेंगे, कनेक्ट करने का काम करेंगे। हमारे बॉडी के पार्ट डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पार्ट्स हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स मान लो कि ऐसा होता कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स का पैर वहाँ पर रखा हुआ है, हाथ कहाँ पे, तो हाथ वहाँ पे गया हुआ है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने हाथ को भेज दिए कि जाओ वहाँ से जा करके समोसा लेकर के आओ। अब अगर देखो जैसे कि मान लो कि अगर सपोजिट मान लो कि अगर मेरा हाथ जाता और वहां से भाई साहब ये समोसा लेकर के आता, है ना, ये हम बोलते हैं, हम यहाँ आराम से बैठे रहते हैं और कहते हैं कि सुनो देखो, तुम रोड पे जाना और दुकानदार को ये पैसे देना और वहां से एक समोसा लेकर के आ जाना, तो खा के मजा आ जाता आराम से। तो मजे की बात यह है कि सारे बॉडी पार्ट्स हमारे क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। उसको कैसे, कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से क्या है, कनेक्टेड है। अगर बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड हैं तो वो ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। अगर मान लो अगर बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड नहीं होते तो जो हमारा हेड रीजन होता, मान लो कि हेड रीजन यहीं पे घर पे छूट गया, मान लो एग्जाम्स देने गए हैं और पता चला कि जो हेड है ना, हेड तो घर पे छोड़ के आ गए हैं, और चूंकि हेड घर पे छूट गया तो ब्रेन तो घर तक या बस तल रह गया। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। हेल्प करेंगे आपके बाइंडिंग में, सपोर्ट में, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट में। जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के हैं। देखो, सीटी, सीटी मतलब सीटी स्कैन नहीं, कंप्यूटर टोमोग्राफी नहीं कर रहा है, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू 3 तरीके के हैं, एक है प्रॉपर, एक है सपोर्टिंग, एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड में ही आपके ब्लड और लिम्फ आते हैं, ठीक। अब देखो मजे की बात यह है कि जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, ये बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यू को क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखने में ये हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और पैकेजिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे जो सेल्स हैं इसके, जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इसके जो सेल्स हैं ये मतलब फैले फैले हैं, दूर दूर हैं, एकदम मतलब टाइटली पैक्ड नहीं है। इनमें मतलब कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर, और इनके पास क्या है, मैट्रिक्स है। देखो जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है ना, यहाँ पर ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज का नाम ही देखो, लूज है मतलब वो सेल्स उसके क्या है, लूजली अरेंज्ड है। अगर लूजली अरेंज्ड है तो उनके बीच क्या है, जगह है। लूजली मतलब सेल्स क्या है, दूर दूर पे है, अभी बताया तो कि सेल्स क्या है, दूर दूर पे है, स्कैटर्ड है, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स क्या है, दूर दूर है, देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये एक डब्बा है और यहाँ पर ऐसे 3 जगह है, 3 चीज है, और बाकी का ये व्हाइट वाला पार्ट है खाली खाली है। तो क्या उस व्हाइट वाले पार्ट में हम कुछ और वहाँ पे बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। तो जो ये हमारे पास ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के पास बीच में गैप है, स्टोरेज का ये काम कर सकता है, समझिए यहाँ पर। अब देखो मजे की बात है कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये टाइटली पैक्ड है। जब टाइटली पैक्ड है तो क्या ये स्ट्रॉन्ग होंगे क्या, हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे। और देखो लूज है, सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, सॉफ्ट होगा और फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड नहीं हो पाए ना, सॉफ्ट होगा फ्लेक्सिबल होगा। तो उसमें एक है इसके एग्जांपल एरियोलर और एडिपोज, क्या है, एरियोलर और एडिपोज, क्या बोलेंगे इसको, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये दोनों किसके हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के क्या है, एग्जांपल है। जो हमारा ये एडिपोज वाला है, एडिपोज वाला फैट स्टोरेज का काम करता है, एरियोलर वाला पैकेजिंग मटेरियल के पैकेजिंग में क्या करता है, काम करता है। जो मेरे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है,
डेंस कनेक्टिव टिश्यू में है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो इनमें आपके आगे आप टेंडन और इनमें आपके आगे लिगामेंट। यहाँ पे रवीना टेंडन का बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर टेंडन की बात हो रही है जो हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि देखो ये मेरा फिंगर है, ठीक, फिंगर का जो बाहर का जो मसल है वो मतलब बोन्स से अंदर, बोन तो है, बोन्स से क्या है, कनेक्टेड है। तो हमारे बॉडी को देखो, जैसे कि मान लो कि ये बोन है, ठीक, अगर बोन के ऊपर ये हुआ मसल और ये हुआ क्या, बोन, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मसल इस बोन से क्या है, कनेक्टेड है, तो किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, वो टेंडन की हेल्प से क्या है, कनेक्टेड है। तो टेंडन क्या करता है, देखो जो टेंडन है मसल को बोन से जोड़ करके रखता है, लेकिन वहीं पे जो लिगामेंट है हमारा, लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ करके, क्योंकि देखो हमारे बॉडी में मसल और बोन दोनों है, तो जो बोन्स से बोन्स को एक दूसरे, हमारे बॉडी में बोन्स में तो है ज़्यादा, तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ करके रखने का काम कौन करता है हमारे पास, वो करता है आपके लिगामेंट। लेकिन वहीं पे जो टेंडन है, टेंडन जो है मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम क्या करता है, जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट करने वाले, उनका मेन काम क्या होगा, सपोर्ट करना, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, शेप प्रोवाइड करेंगे और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बैठते हैं तो आराम से बैठ के फुटबॉल बन जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। हमारा बॉडी का जो प्रॉपर पोस्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंटेन्ड होता है। तो इसमें आते हैं आपके सपोर्टिंग में, देखो सपोर्टिंग में आपके आएंगे बोन आएंगे और आपके आएंगे क्या, कार्टिलेज आएंगे। देखो बोन वाले क्या करें, तो जो बोन के सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, और जो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन, पप्पू, अच्छा हाँ हो, ठीक बात, ठीक ठीक ठीक। तो जो मेरे पास बोन वाले हैं, बोन वाले के जो बोन के सेल्स हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और जो कार्टिलेज वाले हैं, कार्टिलेज वाले को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। जो बोन्स वाले सेल्स हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और जो कार्टिलेज वाले सेल्स हैं उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो बोन जनरली हार्ड होते हैं, हमारे हाथ के जो बोन है, पैर के बोन है, बाकी जो बोन है वो क्या होता है, हार्ड होते हैं। बोन्स में ब्लड वेसल क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। एक हैवर्सन कैनाल होता है, उसके बारे में नहीं जानना है, आप इतना समझ लो कि हैवर्सन सिस्टम जो है बोन्स में, जो बोन है हमारे पास, देखो बोन क्या होता है, क्या बोन हमारे पास हार्ड होता है क्या, तो हाँ बिल्कुल हार्ड होता है। हैवर्सन सिस्टम प्रेजेंट होता है, हार्ड रिजिड होता है हमारे। देखो जब स्केलेटल सिस्टम कभी देखे हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएं कॉलेजेस वगैरह में, तो आपको स्केलेटल सिस्टम जरूर देखने को मिलेगा। स्केलेटल सिस्टम के कान नहीं होते हैं, स्केलेटल सिस्टम ऐसी रखा रहता है, खरीसी मुड़ जाता है उसका, है ना। तो जो स्केलेटल सिस्टम है उसका मेन जो स्ट्रक्चर बनाता है वो बोन्स ही क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्शन हेल्प करता है, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मिनरल्स का स्टोरेज में क्या करता है, हेल्प करता है। अच्छा देखो मान लो पहले इसको कार्टिलेज को देख लें फिर बताते हैं। जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज तो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है,
कान, कान देखते हो, कान सॉफ्ट हैं, ऐसे देखो कान ऐसे करते हैं, टूटता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कान को ऐसे दबाया तो कान टूट गया, ये मुड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज का सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है। जो नोज है, नोज को ऐसे ऐसे कर सकते हैं आराम से, वो सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है ड्यू टू कार्टिलेज, ठीक। और ये ट्रैकिया में है, जॉइंट्स पे होते हैं, स्मूथली मूवमेंट आपको दिखाते हैं। जब देखो ये है अगर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान लो जो सोफा है, ठीक, सोफा होता है गुलगुल, है ना, सोफा क्या होता है, गुलगुल होता है। अब सोफा पे मान लो गिरे तुम, तो सोफा पे गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगा कि नीचे पक्का पे गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगा? तो इसके लिए तो फिर गिर के पता करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप सोफा पे गिरेंगे तो कम चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि सोफा पे गिरेंगे तो शॉक एब्जॉर्ब होगा, है ना, और पक्का पे गिरेंगे तो एकदम मतलब 4 गुना चोट लग जाएगा वहां पे आराम से। अब देखो हड्डी जो बोन वाला है और कार्टिलेज वाला है, अगर मान लो किसी का हाथ टूट गया और किसी का कान या नाक टूट गया तो जल्दी ठीक कौन होगा? ज्यादा चांसेस है कि जिसका हाथ टूटा हुआ है ना वो जल्दी ठीक हो जाएगा एज कंपेयर टू जिसका कान या नाक टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बोन है, जो हड्डी है, वहां पे सप्लाई हो रही है मटेरियल की, तो वहां पे जल्दी हीलिंग होती है। लेकिन देखो जो कार्टिलेज वगैरह है, कार्टिलेज वगैरह एवेस्कुलर होती है, कार्टिलेज वगैरह में ब्लड वेसल्स हैं ही नहीं। जो कान है, जो नाक है, यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं है, इसीलिए किसी का कान और नाक टूट जाता है तो पता चलता है कि देखो नाक जो टूट गया है ना, तो नाक उसका 2 साल से ठीक ही नहीं हो रहा है। कहाँ से ठीक होगा? क्योंकि नाक के पास, कान के पास, मतलब जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के पास मतलब ब्लड वेसल होता ही नहीं, वो बेचारा डिफ्यूजन से खुद काम चलाता है। अब चूंकि डिफ्यूजन से काम चलाएगा तो धीरे धीरे मटेरियल का एक्यूमुलेशन होगा वहां पर। अब धीरे धीरे मटेरियल लेगा तो हीलिंग भी क्या होगा? बहुत देरी से होगा। इसीलिए हड्डी टूट जाता है तो जल्दी जुड़ जाता है, ताकि जल्दी जुटेगा नहीं तो फिर दोबारा टूटेगा कैसे। समझे? यहाँ पर जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आते हैं, ये देखो ब्लड आएंगे, और एक हमारे पास क्या आएंगे, लिम्फ आएंगे। ब्लड होता है लाल कलर का, शक है तो निकाल के खुद का देख लेंगे, और लिम्फ होता है कलरलेस, ठीक। ब्लड में बहुत सारे पार्ट्स हैं ना। ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में क्या है, एक है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल, जो व्हाइट ब्लड सेल, देखो व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करता है, जैसे मान लो कहीं पे लड़ाई लग गई है, और लड़ाई क्यों लगती है? कुछ ना कुछ जीतने के लिए। अगर मेरे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं कि जैसे ही बॉडी में कुछ भी आया उसको तुरंत क्या करो, हटाओ। तो जो मेरे पास व्हाइट ब्लड सेल है वो एक सैनिक की तरह काम करेंगे। साथ ही साथ जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट आपके क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर कट लग गया तो एकदम एक जगह कट लगा तो अब खूने नहीं, खून पूरा बॉडी का 5-6 लीटर निकल जाएगा तभी बंद होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद अगर आप कॉटन वगैरह यूज करें या ना करें, ब्लड अपने आप रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर भी आगे चलो बता देंगे बाद में कभी। तो जो प्लेटलेट हैं वहाँ पर आकर के क्या करते हैं, वो जाम लगा देते हैं और ब्लड की जो फ्लोइंग है, ब्लड फिर बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इम्यूनिटी हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी मतलब आपको बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए क्या है पास, WBC वेस्ट का रिमूवल में हेल्प करेंगे, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, O2 के ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, ब्लड वाले हेल्प करते हैं। वहीं पे जो लिम्फ है, लिम्फ होता है कलरलेस फ्लूइड, ये बता चुके हैं। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। ये फैट के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। वहीं पे जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, किधर गया है मस्कुलर जी, अच्छा ये जो मस्कुलर वाला है, मस्कुलर क्या कर रहा है कि वैसे सेल्स, वैसे टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स हैं उसको बोलते हैं मसल फाइबर। जैसे कि यहाँ पर बोन्स के जो सेल्स हैं उनको ऑस्टियोसाइट से बोलते हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट से बोलते हैं, मसल के जो सेल्स हैं उनको मसल फाइबर बोलते हैं। क्या फंक्शन करेंगे, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे, एक्साइटेबल होंगे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि यहाँ पे देखो ये हाथ है, इसको ऐसे ऐसे किया तो हम हमारी ऐसे मतलब लटकले रह जाएगा, नहीं, वापस से अपने जगह पे अपने शेप को क्या किए
रिगेन कर लिया, इलास्टिसिटी आया। एक्साइटेबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो एक्टिन मायोसिन होता है, वो अभी नहीं, बाद में देखेंगे। एक्टिन मायोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इंटरनल मूवमेंट, हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स है, हार्ट है, पेट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैनक्रियाज है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपको क्या लगता है कि आराम से उनको फेविक्विक से लेकर के एकदम कांटी मार के एकदम सेट कर दिया गया है क्या? ऐसा नहीं होता है। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये खुद मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके के हैं, स्केलेटल मसल वाले हैं, स्मूथ मसल वाले और कार्डियक वाले हैं। मस्कुलर कितने के हैं, किधर गया मस्कुलर? अच्छा यहाँ पर देखो, मस्कुलर वाले कितने तरीके के हैं? स्केलेटल है और स्मूथ है, और एक क्या है, कार्डियक है। स्केलेटल वाले क्या है, स्ट्राइटेड, स्ट्राइशंस इसमें देखने को मिलेंगे, इनमें नो स्ट्राइशंस होते हैं। और कार्डियक वाला का को हार्ट मसल बोलते हैं, कार्डियक मसल मायोजेनिक होता है। ठीक है, अब देखो जो स्केलेटल मसल है उनके पास स्ट्राइशंस देखने को, ये स्ट्राइशन का मतलब पता है कि स्ट्राइशन बताए देते हैं इस तरीके का स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं। देखो जो हमारा पास स्केलेटल मसल है, जो मेरे पास स्मूथ मसल है, जो मेरे पास कार्डियक मसल है, देखो जो स्केलेटल मसल है वो लंबे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे। लंबे होंगे, क्या होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे। स्ट्राइशंस देखने को मिलता है, वॉलेंट्री होते हैं। जैसे वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि मेरे कंट्रोल में है, अगर हम चाहेंगे कि काम करो तो काम करेगा, हम चाहें काम नहीं करो तो काम ये नहीं करेगा। जो ये स्केलेटल मसल है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर ये एक स्केलेटल मसल है, एग्जांपल के लिए आप समझ लो, तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, ऐसा देखने को अगर मिल रहा है तो क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी मल्टी न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट अगर आया है, फिर मल्टी न्यूक्लियस कहीं देखने को मिले, उस कंडीशन को सिंसिटियल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंसिटियल कंडीशन देखने को बोलते हैं। अब देखो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ये स्केलेटल मसल है ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। जो जितना जल्दी काम करेगा उतना ही जल्दी क्या होगा, वो थक जाएगा। तो स्केलेटल जो मसल है जल्दी कहाँ लेंगे, थक भी जाते हैं। क्यों, क्योंकि जल्दी काम करेंगे तो जल्दी क्या करेंगे, थकेंगे। बॉडी मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वहीं पे जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में स्पिंडल से देखो क्या होता है, ये होता है स्पिंडल से। देखो ये क्या होता है, स्पिंडल से होता है, समझा। पर इनमें स्ट्राइशंस देखने को नहीं मिलते, ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं। जैसे कि मेरा हार्ट हो गया, बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अंदर के जो भी ऑर्गन्स है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, ये सही मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम चाह कर भी स्टोमक को ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हारा एसिड डाइजेशन का भी काम 10 मिनट के लिए रोक दो, तुम लिवर हो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट आराम करो, तुम अच्छा अपेंडिक्स हो थोड़ी देर के लिए काम मतलब रोक दो यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा वहाँ बस नहीं चलता है, वो मेरे कंट्रोल के अंदर में वो नहीं है। और ये धीरे धीरे काम करेंगे। जब ये धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे धीरे थकेंगे भी देरी से। तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वहीं पे जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल ब्रांच होते हैं। कैसे ब्रांच होते हैं, यहाँ पे ये देखो, जैसे कि मान लो देखो ये ब्रांच्ड है, ये क्या है, कार्डियक मसल है। क्या है, ऐसे कार्डियक मसल क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये इनमें भी क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री है। और ये इनमें मल्टी न्यूक्लिएशन का देखने का ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मल्टी न्यूक्लिएटरी का जो सिस्टम था वो सिर्फ स्केलेटल मसल में देखने को मिल रहा था। हार्ट मसल तो रिदम के साथ में घूमता है, कि तभी तो हम लोग कहते हैं कि ऑन एन एवरेज 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, 72 टाइम्स होता है यहाँ पर। और ये जो स्केलेटल मसल है, ऐसा सुने, सॉरी, ये जो कार्डियक मसल है, ऐसा सुने हो क्या,
कि अच्छा हार्ट जो है ना उसका रुक गया, क्यों रुक गया, तो हार्ट में बचपन से ही चल रहा था तो कभी मतलब उसको आराम करने को मिला नहीं, तो क्या हो गया, वो थक गया है। हार्ट क्या हो गया था, थक गया था। तो ऐसा नहीं है, जो कार्डियक मसल है वो मतलब बहुत मतलब नहीं थकता है, इनके पास इंटरकैलेटेड क्या होता है, डिस्क होता है। जो आपका लास्ट बचा आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या कर रहा है कि नर्वस न्यूरॉन्स, देखो नर्वस टिश्यू क्या करते हैं कि सिग्नल्स को लेते हैं, आगे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। मैसेज कुछ मिलेगा तो आगे बॉडी को क्या करेंगे, वो सिग्नल भेजेंगे। अब मैसेज मान लो लिया कुछ और, ट्रांसमिट कर दिया कुछ और, तो लेने के देने हो जाएंगे। मान लो कि आग पे पैर रखा गया, अगर देरी कर दिया सोचने में तब तो पैर जल ना जाएगा जी। या फिर मान लो कि आग पे पैर रखा गया और ब्रेन को सिग्नल मिला कि नहीं नीचे तो बर्फ पे पैर रखे हुए हैं, तो मतलब फिर तो वैसी रह जाएगा। तो हम सिग्नल को लेते हैं और फास्ट उसका ट्रांसमिशन चाहते हैं कि मतलब सिग्नल तुरंत हमारे बॉडी को कुछ फील हुआ और फटाक से तुरंत एकदम चलेंगे। अब देखो जो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जो नर्वस टिश्यू है आपको ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स है, जो मेन सेल्स है जैसे कि न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरोग्लिया हो गया, ग्लियल सेल्स हैं। अब देखो इसका मेन जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स ही नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शनल क्या है, यूनिट है, मैसेज कैरी करने का क्या करता है, हेल्प करता है। सपोर्ट और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है कौन, न्यूरोग्लियल सेल्स, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। जो न्यूरोग्लिया होता है, देखो जो न्यूरोग्लिया होता है, न्यूरोग्लिया क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू न्यूरॉन, न्यूरॉन्स को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड ये करता है। अब देखो जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, उसमें एक होता है सेल बॉडी जिसको बोलते हैं सोमा, एक होता है डेंड्राइट जो सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, और एक्सोन क्या करता है, रिसीव किए हुए सिग्नल्स को आगे की तरफ क्या करता है, भेजता है। स्टिमुलस रिसीव करता है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन वो करता है। चलो एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बना करके दिखा देते हैं कैसे होता है ये। चलो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको उतना डिटेल में डायग्राम तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी चलो देख लो। देखो जो यहाँ पर आगे ये ऐसा दिख रहा है, चलो एक और मौसम दिख रही है। देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये 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 सभी क्या है, ये है डेंड्राइट जो कि सिग्नल्स को अलग अलग बॉडी डिफरेंट पार्ट से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो डॉट डॉट बनाया गया ना, इसको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये वाला जो नीचे लंबा वाला पार्ट है यहाँ से, ये था आपका एक्सोन। निसल्स ग्रेन्यूल्स ये सिर्फ देखो, ये जो पूरा है इसको सोमा बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, या फिर क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। और ये आपका बीच में ये लंबा सा ये मोटा दिख रहा है ना, ये गोल एकदम लंबा, ये है आपका न्यूक्लियस। जो बड़ा साइज का बनाया हुआ है वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक। और ये डॉट 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 देख रहे हैं, ये आपका निसल्स ग्रेन्यूल्स है, ये आपका डेंड्राइट है। अब देखो मजे की बात है कि यहाँ पर ये क्या है, ये वाला ये है आपका माइलिन की शीथ होता है, क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। जो ये बीच बीच में गैप है, ये होता है नोड्स ऑफ रैनवियर,
नोड्स ऑफ रेनबेड होता है, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ना है आपको। और ये जो ऐसे है यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है ये है आपका माइलिन शीथ। माइलिन शीथ से क्या मतलब है कि क्या जो ये हम लोग न्यूरॉन बनाए ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है क्या? हाँ, अगर बिना माइलिन का न्यूरॉन दिखाना है तो इस माइलिन शीथ को नहीं बनाएंगे। इसको बनाने का मतलब है कि ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना है ये एक माइलिनेटेड क्या है? न्यूरॉन है। ठीक, अब देखो मजे बात यह है कि जो नीचे एक ये जो गोल गोल बने किडनी लाइक ये होते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब है। देखो यहाँ पर ये है, देखो ये हुआ साइनेप्टिक नॉब। ठीक, उसके अंदर है साइनेप्टिक वेसिकल। और जो भीतर में जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ये है आपके न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं। जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सिर्फ सेल बॉडी पे ही प्रेजेंट होते हैं। देखो सेल बॉडी में प्रेजेंट अंदर की तरफ गए हैं, मतलब ये डेंड्राइट वगैरह तक ये क्या हुए? पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये आगे एक्सोन की तरफ नहीं आए हैं। समझे? ये जो निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं ये सेल बॉडी पे हैं, इधर डेंड्राइट की तरफ है, लेकिन ये आगे इधर एक्सोन के साइड पे नहीं आए हुए हैं। अब देखो जो हाँ, और इस तरह से जो ये न्यूरॉन्स था ये बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आपके मैसेज को क्या करता है? ये लेता है वहां पर, और आगे फिर जिस तरीके का जैसा मैसेज आएगा वैसा ही क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मान लो कहीं से कुछ गुड न्यूज आया तो हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कहीं से कोई बैड न्यूज आया तो हम लोग वैसा ही एकदम अच्छा वाला रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो यही पर था आपका नर्वस टिश्यू तक। अब देखो कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्या था? एक था जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू जो इसमें है, लेकिन हम देखें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है क्या? हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है। वहीं पे परमानेंट टिश्यू ऑलरेडी सेल डिवाइड कर चुका था, अब क्या हो गया था? मैच्योर हो गया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग होता है, परमानेंट टिश्यू लिविंग हो सकता है, डेड भी हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट और शूट के टिप पर होता है, कैम्बियम भी होता है, और परमानेंट वाले डिफरेंट मैच्योर पार्ट्स निकालते हैं, इनको रखा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन ग्रोथ के लिए था, वहीं परमानेंट के लिए स्टोरेज, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। तो ये इतना पे ही था, ठीक ना। और एक जाइलम और फ्लोएम का एक डायग्राम हम बना कर लाए थे, चलो देखो किसका है ये? जाइलम का। ये एक जाइलम का डायग्राम है यहाँ पर, देखो मान लो कि ये एक जाइलम है, ठीक। तो जाइलम में ये जो वाटर है ये सिर्फ नीचे से ऊपर यूनियन डायरेक्शन इसका ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। ये फूड और वाटर है, फूड और मिनरल है, जो कि ऐसे ट्रांसपोर्ट ये होगा। इसके यहाँ पर जो बाहर में थिक वॉल की स्टिफनेस होती है, यहाँ बाहर में थिक वॉल की स्टिफनेस है, किसके है? लिग्निन की है, लिग्निफाइड होती है। और इनके पास इनके सेल्स के बीच में एंड वॉल्स नहीं है। एंड वॉल्स का मतलब है कि देखो अगर वहीं पे ये है, अगर एक जाइलम है, देखो ये अगर एक जाइलम है और ये अगर एक फ्लोएम है, तो इसके बीच में देखो मान लो कि ये सेल, एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, तो इसके बीच में यहाँ पर ये जो लाइनिंग दिया गया है ये एंड वॉल है। यहाँ पर देखो कि हाँ इस सेल के बीच में एक बाउंड्री है। इस देखो ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है। ए और बी के बीच में यहाँ पर एक बाउंड्री है, बी और सी के बीच में क्या है? एक बाउंड्री है। लेकिन वहीं पे जाइलम के केस में यहाँ पर कोई बाउंड्री वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होगा, ऊपर से नीचे भी मटेरियल आ सकता है, मटेरियल नीचे से ऊपर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि खाना जो है जो किचन में बन रहा है ऊपर लीफ में, तो खाना तो प्लांट का हर एक पार्ट को चाहिए। जो रूट आपको मिनरल्स, वाटर, ट्रांसपोर्ट सब कुछ भेज रहा है उसको भी तो खाना चाहिए। रूट थोड़ी अपना खाना बना के भेज रहा है आपको कि हमको मत भेजो, हम तक भेज ही रहे हैं ऊपर, हमको क्या भेज रहे हो, ऐसा नहीं है। रूट को भी खाने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। हाँ, या जो फ्लोएम है वही फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट ये करता है। एक और है कि देखो
टेंडन और लिगामेंट्स का कि टेंडन्स मसल से बोन को कनेक्ट करता है और इसके पास कोलेजन फाइबर होता है, ये मतलब लेस इलास्टिक है। अगर ये लेस इलास्टिक होगा टेंडन तो ये फ्लेक्सिबल भी क्या होगा, लेस होगा। मतलब अगर इलास्टिसिटी कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगी, कम ही होगी। कभी कभी टेंडन की इंजरी हो जाती है, इसको टेंडनाइटिस कहते हैं। वहीं पे जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स बोन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इनके पास कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होता है। तो अगर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है तो इलास्टिक ज़्यादा होंगे, और इलास्टिक कोई ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबल भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। कभी कभी लिगामेंट्स की भी इंजरी हो जाती है, जिसको स्प्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन वाले को बोलते हैं टेंडनाइटिस, और लिगामेंट्स वाले को बोलते हैं क्या, स्प्रेन बोलते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी आगे इसमें और कुछ बचा नहीं था। और कुछ अगर बचा होगा तो देखेंगे, अगर बचेगा तो बता देंगे। इसके बाद जो एक नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का, वो होगा कौन सा, चलो देखते हैं, एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम या कुछ और। ठीक, चलो फिर ठीक है।